हाँ जी दोस्तों, तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के सेगमेंट में हमने सेक्शन नंबर 64 तक देख लिया था। 65 जो है वो रेलेवेंट सेक्शन नहीं है, आपके मॉड्यूल में भी नहीं है। उसमें कुछ अनलिमिटेड कंपनी की कन्वर्जन के ऊपर बात करता है कि अनलिमिटेड कंपनी की कन्वर्जन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन आएगा जब वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होगा, उसको लेके कुछ रिजर्व्स वगैरह प्रोवाइड करने के ऊपर है। छोटा सेक्शन है, दैट मच रेलेवेंट नहीं है, मोस्ट उसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है और आपके मॉड्यूल का पार्ट भी वो नहीं है, तो किसी भी एंगल से आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं रह जाता। जो नेक्स्ट आता है सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 66। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस पूरे अल्टरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है या फिर एक बायबैक का सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 68। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सेंस कि इससे ज्यादा सवाल निकल के आते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक बने हैं एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो केस स्टडी के फॉर्म में चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है सेक्शन नंबर 66, जो भी बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। अब इस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करूंगा। अगर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हो अकाउंट्स के अंदर जिसका नाम था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मोस्ट प्रोबेबली आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, नहीं तो अपने इंटर में पढ़ा हो या जहां भी आपने पढ़ा हो, अगर आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर पाए तो आपको समझ में आएगा कि जब भी कुछ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती थी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर सी हो जाती है तो कंपनी थ्रू अप्रूवल फ्रॉम कोर्ट या कोई भी जुडिशरी से अप्रूवल लेके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी फाइनेंशियल्स को रीस्ट्रक्चर करती है, उसके अंदर चेंजेस वगैरह करती हैं। चेंजेस वगैरह बेसिकली कैसे की जाती है कि कोई एसेट ऐसे हैं जिसकी की वैल्यू मार्केट में कम है तो उसको रिड्यूस करना है तो उसको रिड्यूस कर देते हैं। कोई लॉसेस ऐसे एक्यूमुलेटेड जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रखे हुए हैं जो कि इररेलेवेंट है, वो लॉसेस हम रिकवर नहीं कर पाएंगे तो उस लॉसेस वगैरह को हम राइट ऑफ कर देते हैं। और साथ ही में अगर हमारा कोई कैपिटल है जो कि इन एक्सेस ऑफ व्हाट रिक्वायर्ड या व्हाट वांट्स बाय द कंपनी, उसको भी हम वेव ऑफ करते हैं, रिड्यूस करते हैं, लेस कर देते हैं। सेम रिस्पेक्ट में कुछ लाइबिलिटीज के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। द थिंग इज कि अपने एसेट और लाइबिलिटी के अंदर मल्टीपल एडजस्टमेंट करते हुए अपने नए तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रेडी करते हैं जो कि फ्रेश एंड रियल फिगर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब इसके अंदर हमने कुछ चीजें करी एसेट्स के साथ, कुछ लाइबिलिटीज के साथ, कुछ लॉसेस के साथ। उसके ऊपर हमारा कंपनी से बात नहीं करता। कंपनी से बात करता है कि जो आप ये रिडक्शन करते हो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल में, उसको लेके प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 66 के अंदर, मतलब सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के रिडक्शन को लेके। अब रिडक्शन के साथ साथ आपके माइंड में एक और क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है कि अल्टरेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका एक पार्ट है रिडक्शन। क्योंकि अल्टरेशन वर्ड में आपने सुना है क्या आता है, उसके अंदर एडिशन भी आता है, ओमिशन भी आता है, रिडक्शन भी आता है, सब्स्टिट्यूशन भी आता है। इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट अल्टरेशन में कंबाइन होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करेगा किसकी, रिडक्शन की। एक आपने सेक्शन पढ़ा सेक्शन नंबर 61, वो एक सेपरेट सेक्शन है जो कि अल्टरेशन की बात करता है। उसके अंदर एक पॉइंट आया था, फिफ्थ पॉइंट। 5 तरीके से अल्टरेशन होते थे, फिफ्थ पॉइंट था आपका जो कि बात करता था कैंसिलेशन। वहां भी आपने इस चीज को गौर फरमाया था कि कैंसिलेशन मतलब 61 का जो आपका सबसेक्शन 2 था उसने भी इस चीज को क्लैरिफाई किया था कि जो उसके अंदर आप कैंसिलेशन कर रहे हो उसका मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन हम उस पार्ट को कर रहे होते हैं जो कि हमने इशू ही नहीं किया, मतलब एक्सेस ऑथराइजेशन को, मतलब इशू के अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग ऑथराइज कैपिटल बची हुई है उसको हम कैंसिल कर रहे होते हैं। जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात हो रही है ये उसकी बात हो रही है जो हमने ऑलरेडी इशू कर रखा है, मतलब इशूड शेयर कैपिटल के अंदर से कम किया जा रहा है। उसमें था इशूड और ऑथराइज, इशू और ऑथराइज के बीच के गैप का कैंसिलेशन की बात की जा रही थी वहां पे। अब कह रहे हैं कि भैया वो गैप तो हमने 61 के अकॉर्डिंग देख लिया, अब अगर इशूड से भी नीचे लाना हो, उसके अंदर भी रिडक्शन करनी हो तो कैसे होगा, तो उसके ऊपर आपका लगेगा सेक्शन नंबर 66। तो ये तो इसका ओवरव्यू था कि इसका रेलेवेंस क्या है और क्या डिफरेंस है। नाउ अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हम अपने हिसाब से तो कर नहीं सकते, ये बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ी चीज है। किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन देते हो ट्राइब्यूनल को, मतलब कि आप एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करोगे और अगर उनका अप्रूवल, उनका कंफर्मेशन आ जाएगा तो उसके बाद उस ऑर्डर या उस कंफर्मेशन के बेसिस पे आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे अपनी कंपनी के अंदर। और अगर वो पास हो जाता है, मतलब 2 रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 इज अप्रूवल फ्रॉम ट्राइब्यूनल, नंबर 2 इज स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ही जाके आप कर सकते हो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी करती है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यहां पे आती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल वो भी यहां पे कवर हो जाती है। द थिंग इज शेयर कैपिटल की एग्जिस्टेंस जरूरी है। नाउ अब 3 तरीके यहां पे बेसिकली बताए गए हैं आपको रिडक्शन को लेके। 3 तरीके में क्या है, तो बेसिकली 2 क्लॉजेज हैं और दूसरे क्लॉज के 2 सब क्लॉज है। सबसे पहले क्लॉज की बात करते हैं, यहां बात करता है कि जो पेड अप कैपिटल था जो कि हमें पे ही नहीं हुआ उसको एक्सटिंग्विश कर देना या उसको रिड्यूस कर देना। मतलब क्या हुआ कि सपोज 10 रुपए की शेयर कैपिटल है, लोगों ने जो पे किए थे अभी 10 में से आपने 10 के 10 कॉल्ड अप कर रखे थे, लेकिन जो पेमेंट आई थी, जो आपका पेड अप था वो था 7 रुपए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो 3 रुपए अनपेड रह गया आपका, जो नॉट पेड अप है, उसको अपने कहा छोड़ देते हैं जी, अपने कैपिटल को 10 से हम 7 पे लेके आ जाते हैं, 7 ही को हम फुल्ली पेड अप मान लेते हैं।
साथी को फुल्ली पेड अप बना देते हैं, तो जितनी पेमेंट आई वो अपने आप में फुल्ली पेड अप हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा करना भी आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल में रिडक्शन आएगा इससे। नंबर 2 आता है आपका, जिसके अंदर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि कैंसिल कर देना ऐसे पेड अप कैपिटल को जो कि लॉस्ट है या फिर अनप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स है। मतलब क्या हुआ कि कुछ शेयर कैपिटल या कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कि रेगुलर नहीं है, मतलब जो कि हमें पाए नहीं जा रहे, ऐसा भी कह सकते हैं कि पाए नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों की शेयर कैपिटल ऐसी जो एग्जिस्ट नहीं करती, उनसे खो गई, वो क्लेम करने नहीं आए, या कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो अपना जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो क्लेम नहीं कर रहे। इसके बहुत सारे और सिनेरियो हो सकते हैं कि क्यों क्लेम नहीं कर रहे, उनकी कोई एक्सीडेंट, डेथ, व्हाटएवर। द थिंग इज कि वो जो शेयर कैपिटल है वो लॉस्ट कैटेगरी के हैं। तो जब हमें पता है कि भैया ये शेयर कैपिटल के शेयर होल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उन टाइप के शेयर कैपिटल को भी आप रिड्यूस इसके अंदर कर सकते हो, उसको भी आप यहां से हटा सकते हो, तो वो भी आपका रिडक्शन कहलाएगा। और नंबर 3 आता है क्या, नंबर 3 की 2 वैरायटी है। 2 वैरायटी किस प्रकार से है, उसका एक नेक्स्ट आगे भी उसका कनेक्शन आएगा, उसको जरा समझो। कि सपोज हमारा जो टोटल जो नॉमिनल वैल्यू था वो था 10 रुपए, इसके अंदर जो कॉल्ड अप अमाउंट था वो था हमारा 8 रुपए, और जो पेड अप अमाउंट था वो था हमारा सपोज 6 रुपए। अब लोगों ने पे किया था 6 रुपए, कॉल्ड अप था 8 रुपए, और टोटल वैल्यू थी कितनी हमारी, 10 रुपए। अब इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है कि नंबर 1 तो हम ये कह दें कि भैया जो हमारा 10 का टोटल नॉमिनल वैल्यू थी उसको हम कॉल्ड अप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब 10 वाले को क्या बना दे रहे हैं, 8, आपको 2 रुपए देने हैं। मतलब कि हमने अपने टोटल वैल्यू को कम करके किस पे ले आए, कॉल्ड अप पे ले आए, कॉल्ड अप के ऊपर ले आए, और रिमेनिंग जो बच गया वो आपको देना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सपोज 10 में से उन्होंने 8 पेड अप कर दिए थे, 8 ही कॉल्ड अप था, जो रिमेनिंग 2 था जो आपने मंगाया ही नहीं था उसको आपने रिड्यूस कर दिया। कहीं ना कहीं ये सिमिलर है इस वाले से। इसमें किसकी बात आ रही है, जो अनपेड है, जो आपने कॉल किया है, कॉल्ड अप है लेकिन सामने वाले ने पे नहीं किया, इसमें आप किसका रिडक्शन कर रहे हो, जो कि आपने मंगाया ही नहीं है, जो आपका कॉल्ड अप ही नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये वो है जो कि आपका कॉल्ड अप तो था लेकिन पेड अप नहीं था, तो उस डिफरेंस को आपने उसको वेव ऑफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसके अंदर क्या है कि आपका वो कॉल्ड अप ही नहीं था, उस वाले अमाउंट को आप वेव ऑफ कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो अमाउंट को। जब उसको रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है शेयर कैपिटल भी ओवरऑल में कम हो जाएगा, क्योंकि शेयर का जो प्राइस होगा वो ओवरऑल में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रीजन है बेसिकली जिसको आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर काउंट करते हो कि शेयर कैपिटल इस तरीके से रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 क्लॉजेज है, लेकिन सेकंड में 2 पॉइंट है, तो आपको इसको ओवरऑल कह सकते हो कि 3 तरीके हैं, 3 सिनेरियो हैं जिसके अंदर ये काम हो सकता है। अल्टरेशन में आपने देखा था कितने पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे उसके अंदर। अल्टरेशन होने के 5 कैटेगरी है, रिडक्शन होने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके से रिडक्शन किया जा सकता है। फिर इसका प्रोविजन आता है क्या, कहता है कि भैया रिडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर सपोज करो आपने कोई भी डिपॉजिट्स वगैरह ले रखा है और उसकी रिपेमेंट आपने नहीं करी, वो अरियर है, मतलब रिपेमेंट का टाइम आ गया लेकिन आपने रिपेमेंट नहीं करी, उसका जो ब्याज देना होता है, जो इंटरेस्ट देना होता है, वो इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, इस तरीके का डिफॉल्ट है, एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्राइब्यूनल क्या करेगा जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ट्राइब्यूनल के ऊपर। जो फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या देखा कि आपको एप्लीकेशन चाहिए ट्राइब्यूनल के लिए, और इन 3 कैटेगरी में आप कर सकते हो रिडक्शन। अब जो आपने एप्लीकेशन दिया ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल आपको कंफर्मेशन या अप्रूवल कब देगा, अप्रूवल या कंफर्मेशन देने से पहले वो एक नोटिस भेजेगा, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा, रजिस्ट्रार के पास भेजेगा, सेबी के पास भेजेगा, और आपके क्रेडिटर्स के पास भेजेगा, मतलब जो आपकी कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे उनके पास भेजेगा। इन 4 लोगों के पास वो क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा कि भैया ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आया है मेरे पास रिडक्शन के रिगार्डिंग, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो इन 4 लोगों के पास नोटिस भेजा जाएगा, और ये चारों लोग अगर अपना कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि नहीं जी ऐसे करो वैसे करो वगैरह वगैरह, तो उस चीज को कंसीडर करते हुए ही अप्रूवल दिया जाएगा, या फिर उसको कंसीडर करते हुए उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, एज द केस में भी। तो द थिंग इज कि उनके जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो भी उनका कहना होगा, उस चीज को कंसीडर करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, ट्राइब्यूनल के लिए। अब इसके अंदर जो पॉइंट आया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपने पीछे से पढ़ते आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को क्या कर दिया हुआ है, उसको किसी और को अलॉट किया हुआ है। तो अलॉटेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अपने पावर को रजिस्ट्रार को ट्रांसफर कर देता है, या फिर वो रीजनल डायरेक्टर को कर देता है। तो इस पॉइंट के लिए उसने किसको किया है, रीजनल डायरेक्टर को, जो कि फुटनोट नंबर 11 में आपको दिख जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह आप जो यूज करते हो इन प्रैक्टिकल सेंस वो क्या यूज करते हो, रीजनल डायरेक्टर। द थिंग इज कि इन 4 लोगों को नोटिस भेजना जरूरी है अप्रूवल से पहले। अच्छा सपोज कीजिए कि अच्छा ये जो नोटिस भेजा जाएगा इसके लिए कितनी टाइम मोहलत दी जाएगी, तो इसके लिए टोटल पीरियड जो है वो है यहाँ पे 3 महीने का। मतलब आपको नोटिस मिल गया, उसके बाद 3 महीने तक आपके पास टाइम है, किसके पास, इन 4 लोगों के पास, कि 3 महीने तक वो अपना रिप्रेजेंटेशन भेज दे सकते हैं ट्राइब्यूनल को। अगर भेजेंगे तो उसको कंसिडर करेगा, नहीं भेजते अगर सपोज ये 3 महीने बीत गए और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, तो ये मान लिया जाएगा कि आप चारों टाइप की जो कैटेगरी है इनको किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इससे, और फिर अपने हिसाब से जो ट्राइब्यूनल को लगता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। तो नंबर 1 एप्लीकेशन फाइल करनी है, नंबर 2 ऑर्डर जो
जो ट्राइब्यूनल है उसके बाद जब एप्लीकेशन आएगी तो पहले वो इन 4 लोगों से इनका रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, इनको एक नोटिस भेजेगा। थर्ड पॉइंट आता है ऑर्डर के ऊपर कि अब जब उसको ऑर्डर पास करना है, अगर उसको लगता है सब कुछ सिनेरियो ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड फील करता है, किस रिगार्ड में, इस रिगार्ड में कि जो भी डेट या क्लेम है, जो भी कंपनी के ऊपर उधारी एक तरीके से, उन सारी उधारियों को या तो पे कर दिया गया है इस रिडक्शन से पहले, मतलब आप रिडक्शन करवाने आए तो आपने जितनी भी उधारी थी उसको पे कर दिया, कोई टेंशन नहीं, किसी उधारी का कोई झोल नहीं है। नंबर 2 कि अगर वो उधारी है तो वो सिक्योर्ड है, मतलब जितने भी डेट्स हैं वो सारे के सारे सिक्योर्ड नेचर के हैं। या नंबर 3 कि उन सारे लोगों का कंसेंट आपके पास, मतलब उनमें से किसी को भी इससे डिसएग्री नहीं है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप रिडक्शन मत करो, सारे के सारे आपको कंसेंट दे रखे हैं। तो उस केस में कंपनी, जो ट्राइब्यूनल है, वो आपको एक ऑर्डर पास कर सकती है कि हाँ जी कंपनी रिडक्शन करने के लिए अलाउड है, ऑर्डर पास कर देगी। अगेन लेकिन इसके अंदर एक प्रोविजो आएगा। प्रोविजो क्या आएगा कि जो ट्राइब्यूनल है वो ये ऑर्डर तभी पास करेगी जब जो कंपनी है वो कंप्लाई करती है सेक्शन 133। सेक्शन 133 किसके ऊपर आता है, वो बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंसेस के ऊपर, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, कि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं उसके अंदर प्रॉपर कंप्लायंस होता है सेक्शन 133 का। पहला। दूसरा, आपने कह दिया कंप्लायंस होता है तो नहीं माना जाएगा, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। किससे? कंपनी के ऑडिटर से। मतलब कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो एक सर्टिफाई करेगा कि हाँ जी ये जो सेक्शन 133 है उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जो भी कंप्लायंसेस वगैरह हैं वो सारे के सारे ये फॉलो करते हैं, उसको सर्टिफाई करेगा कंपनी ऑडिटर, और उसकी फाइलिंग आपको करनी होगी ट्राइब्यूनल को। मतलब जब आप एप्लीकेशन दोगे तो इसकी भी फाइलिंग दोगे। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अगेन आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऑर्डर आपके लिए सैंक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन ये और होना जरूरी है कंपनी ऑर्डर के थ्रू कि आप कंप्लायंस करते हो सेक्शन नंबर 133 का। नाउ अगली बात आती है, अब ऑर्डर मिल गया आपको। अब ऑर्डर मिलने के बाद साथ में ट्राइब्यूनल जो है वो एडिशनल आपको एक चीज और रिक्वायरमेंट डायरेक्शन दे सकता है कि जो उसने ऑर्डर दिया उसको पब्लिश करना है उस तरीके से जिस तरीके से आपको ट्राइब्यूनल कहेगा। मतलब जो भी मैनर ट्राइब्यूनल बताएगा उस ट्राइब्यूनल से उस ऑर्डर को आपको क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश बेसिक मींस कि सपोज आपको वेबसाइट पे दिखाना है, न्यूज़पेपर पब्लिश करना है, एज द केस में भी जो भी मैनर ट्राइब्यूनल बताएगा उसको आपको फॉलो करना है। इस सबसेक्शन नंबर 4 को आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो सबसे लास्ट सबसेक्शन आएगा वहां पे इसकी पेनल्टी बता रखी है। मतलब कि अगर आपने इस सबसेक्शन 4 को, मतलब पब्लिकेशन वाली बात को अगर नहीं फॉलो किया तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, वो सबसे लास्ट वाले पॉइंट में आएगा इसी सेक्शन के। तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है कि पब्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अब बात आती है कि आपको जो सर्टिफाइड कॉपी होगी, मतलब जो आपको ऑर्डर मिला ट्राइब्यूनल से, अब तो ये ट्राइब्यूनल का काम खत्म हुआ। अब ट्राइब्यूनल के बाद आपने सेकंड काम करना था क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन जो किया आपने उसके साथ साथ जो ऑर्डर आपका ट्राइब्यूनल का आया वो आपको फाइलिंग करनी होगी। किसको? रजिस्ट्रार को। ये सारी चीज आपको किसको पहुंचाओगे? रजिस्ट्रार को पहुंचाओगे। कितने दिन के अंदर? तो आपके पास जो ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर आपको फाइलिंग करनी है। किसको? रजिस्ट्रार को। फाइलिंग जब करेंगे तो उसको क्या क्या देंगे, तो पहला देंगे हम सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर, मतलब जो हमारे पास ऑर्डर आया ट्राइब्यूनल का उसकी सर्टिफाइड कॉपी, और साथ में उसमें लगाएंगे एक मिनट जो कि अप्रूव किया होगा ट्राइब्यूनल के द्वारा। मिनट बेसिकली कि टोटल आपका शॉर्ट समरी कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, किस टाइप की रिडक्शन कर रहे हो। उसके अंदर, उस मिनट के अंदर बेसिकली क्या होना चाहिए कि आपकी शेयर कैपिटल कितनी है, कितने शेयर्स ऐसे हैं जिसको आपने डिवाइड किया, जिसके अंदर आप छेड़खानी करना चाह रहे हो, हर एक शेयर की कीमत कितनी है और उनका पेड अप प्राइस क्या है। तो इस तरीके से उसकी एक शॉर्ट समरी आप बना के दोगे जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, मिनट। कितने दिन के अंदर देंगे? 30 दिन के अंदर देंगे। ये जानकारी जब रजिस्टर के पास पहुंच जाएगी तो ऑब्वियसली बात है रजिस्टर क्या करेगा, उस अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करेगा। बेसिकली क्या है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ही तो है एक तरीके से। तो आपके कैपिटल क्लॉज के अंदर उस प्रकार की वो क्या करेगा, अमेंडमेंट करेगा, उस चीज को रजिस्टर करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि जी आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो सर्टिफाई हो गया, मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत पेश नहीं है, आपने एज पर प्रोविजन काम किया है। ये हो गई अभी तक के 5 सेक्शन की बात। अब थोड़ा सा ये अलग डायरेक्शन में जाएगा। अलग डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये सेक्शन थोड़ी सी अलग दिशा में जाएगा। ये तो एक प्रोसीजर पार्ट था जो आपका कंप्लीट हुआ ट्राइब्यूनल से लेके आरओसी तक का। अगला पॉइंट ये कहता है, सिक्स्थ क्लैरिफिकेशन, क्या कि एक बायबैक नाम की चीज होती है जो कि सेक्शन नंबर 68 में डील किया जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, लेकिन उसकी चर्चा यहां पे नहीं होगी। मतलब यहां से उसका लेना देना नहीं है क्योंकि उसके लिए एक लौता सेपरेट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 68। तो इस सेक्शन के कोई भी प्रोविजन या कोई भी बातें उससे रिलेटेड नहीं है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। किसके ऊपर? बायबैक के ऊपर। चलिए जी, ये आ गया सबसेक्शन 6। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन नंबर 7 जो कि बात करता है मेंबर की लायबिलिटी के ऊपर। मेंबर की लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अब मैंने आपको पीछे एक पॉइंट समझाया था क्या कि सपोज कीजिए कि जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने 6 रुपए दिए हुए, दैट इज पेड अप अमाउंट। 8 रुपए था आपका कॉल्ड अप अमाउंट और 10 रुपए थी आपकी नॉमिनल वैल्यू। आपने उस 10 रुपए को घटा के क्या कर दिया, 8 रुपए कर दिया। ठीक है, आपने उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, 8 रुपए कर दिया। तो अब जो मेंबर है वो कितने रुपए के लिए लायबल है?
वो 2 रुपए के लिए लायबल है। पर शेयर वो कितने रुपए के लिए लायबल है? 2 रुपीज पर शेयर। सपोज कीजिए आप उनका पेड अप था, एक एग्जांपल ये भी था कि जहां उनका पेड अप था 8 रुपए और आपका जो था वो टोटल 100 रुपए था, सॉरी 10 रुपए था, आपने 10 को लेके आ गए 8 रुपए के ऊपर, तो मतलब वहां पे जो उनका पेड अप था उसी को आपने अपना कॉल्ड अप बना के उसी को आपने फुल्ली पेड अप कर दिया एक तरीके से, मतलब वहां पे कोई डिफरेंस नहीं बचा। तो ये बेसिकली जो सब सेक्शन 7 है वो क्या कहता है कि अगर डिफरेंस बचा है तो उतने के लिए मेंबर हमारा लायबल है, अगर कोई डिफरेंस ही नहीं बचा तो वो लायबल नहीं है। किसके बीच में डिफरेंस? वो रिड्यूस करके जो आप वैल्यू लेके आए वो रिड्यूस्ड अमाउंट और जो पेड अप अमाउंट है जितना उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कंपनी को, उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस होगा तो उसके लिए वो लायबल है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। मतलब अगर एक बार आपका रिडक्शन हो गया तो उसके बाद आप पूरे पैसे नहीं मंगा सकते, आपके पास रिडक्शन अप्रूव हो चुका है तो रिडक्शन होने के बाद रिड्यूस्ड अमाउंट तक ही लायबिलिटी रहेगी। अब रिड्यूस तक अगर उन्होंने पे कर दिया तो लायबिलिटी 0, अगर पे नहीं कर रखा उसके बीच में भी कोई डिफरेंस है तो उतना वो पे करने के लिए लायबल होंगे। कौन? सारे के सारे मेंबर्स। तो ये बात कहता है आपका सबसेक्शन नंबर 7। नाउ सबसेक्शन नंबर 8 आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस रिगार्ड में? क्रेडिटर्स को लेके बात कर रहा है ये, कि एक जनरली लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाती है जिससे कि वो ट्राइब्यूनल ने भी क्या लिया? कंसेंट लिया, और आपने भी क्या लिया? कंसेंट लिया। मतलब ट्राइब्यूनल ने रिप्रेजेंटेशन मांगा और आपने उनसे कंसेंट ले लिया, तो हमारा होता है कि भैया क्रेडिटर को आपत्ति नहीं है। सपोज करो कि उसके अंदर कोई क्रेडिटर छूट गया, मतलब कि कोई क्रेडिटर ऐसा था जिसको आपने कंसेंट नहीं लिया, जिससे पूछा ही नहीं है रिडक्शन करने से पहले, और आपने रिडक्शन कर दिया। अब आपके बाद उसके बाद रिडक्शन होने के बाद कंपनी ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट मतलब उस क्रेडिटर को पैसे नहीं मिल रहे, वो क्रेडिटर की पेमेंट नहीं की जा रही है, और क्रेडिटर को बाद में पता लगता है कि भैया तो रिडक्शन हो गया और मुझसे पूछा भी नहीं। तो उस केस में जो क्रेडिटर है वो क्या कर सकता है? वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है। कहां तक रिकवर कर सकता है? मतलब कि जितने भी मेंबर हैं जिन्होंने ये मिस्टेक करी, बेसिकली मेंबर की तरह से दिक्कत हुई है कि मेंबर ने उस क्रेडिटर से ना खुद कंसेंट लिया, ना उस क्रेडिटर का नाम या लिस्ट वगैरह जो भी भेजनी थी ट्राइब्यूनल को उसमें उसका नाम शामिल किया। अब हो सकता है जानबूझ के किया हो सकता है भूल चूक से हुआ, एज द केस में भी कुछ भी हुआ हो। मेंबर की लायबिलिटी कहां तक आ जाएगी कि अगर सपोज ये रिडक्शन नहीं हुआ होता और कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही होती, सपोज कीजिए कि ये रिडक्शन नहीं हुआ होता, जो ये हमारा रिडक्शन हुआ ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता और कंपनी हमारी वाइंड अप होने चली जाती, तो वाइंड अप होने जाती तो कितना अनपेड अमाउंट उन कैपिटल वालों को, उन मेंबर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता कंपनी को, वो उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे इस टाइम पे भी ताकि उस क्रेडिटर की पेमेंट हो सके। मतलब कि रिडक्शन हो गया, जैसे एग्जांपल लेने 10 से 8 पे आ गया, तो अब जो हमारा मेंबर है वो क्या कहता है कि भैया मैं तो अगर 6 दे रखे हैं मैंने तो मैं 2 ही दूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत हुई है कि आपने किसी क्रेडिटर को इन्फॉर्म नहीं किया या किसी भी गलती की वजह से क्रेडिटर हमारा शामिल नहीं हुआ, उससे कंसेंट नहीं लिया गया, तो उस केस में कल को अगर क्रेडिटर की पेमेंट देने में दिक्कत आएगी तो आपसे 6 से 8 नहीं मांगे जाएंगे, 6 से आपसे पूरे 10 के 10 मांगे जाएंगे, ये मानते हुए कि रिडक्शन हुआ ही नहीं और सपोज करो वाइंड अप हो रहा है, तो उस केस में जितनी आपकी लायबिलिटी बनती है उतना सारा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस रिगार्ड में। नंबर 2 बात करते हैं कि ट्राइब्यूनल क्या करेगा। ट्राइब्यूनल बेसिकली जो भी अपनी सहमति होने के बाद उस क्रेडिटर को चेक करने के बाद सारा कुछ प्रूफ वगैरह चेक करने के बाद वो एक लिस्ट तैयार करेगा कॉन्ट्रीब्यूटरीज का। कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब वो सारे लोग, वो सारे मेंबर जिनको कंट्रीब्यूट करना है, जिनका अनपेड अमाउंट था, जिनका जो भी सेटलमेंट का अमाउंट था, और उन सारे कंट्रीब्यूटरीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वही सेम प्रोविजन लेते हुए कि भैया अगर नॉर्मल सिनेरियो के अंदर वाइंड अप होता तो आपकी क्या लायबिलिटी बनती है, उस लायबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी पड़ेगी टिल दैट एक्सटेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि हम क्रेडिटर को पूरा पे करेंगे, जितनी हमारी लायबिलिटी होगी उतना ही पे करेंगे। इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट आपको और आ जाता है, जो 9th सबसेक्शन है वो 8th के ऊपर ही है। वो ये कहता है कि भैया 8th आ गया, मतलब क्रेडिटर रोता रोता आया कि सर जी मुझसे कंसेंट लीजिए, मेरे को पैसे दिलाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज के अपने राइट्स होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो खत्म नहीं होंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरीज के राइट क्या होते हैं कि भैया उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उनको लेके और भी जो प्रोविजन है वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। भैया जितने एक्सटेंट तक उनकी लायबिलिटी है वही वो पे करेंगे। बस ये अलग बात है कि 8th पॉइंट में उस एक्सटेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जो कि इसी सेक्शन का पार्ट है। मतलब इसी सेक्शन ने उसको घटाया था, लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया था। यही सेक्शन कहता है 8th पॉइंट के तहत कि भैया उसको बढ़ाया जा सकता है अगर अनअवेयरनेस थी उस क्रेडिटर को, तो उसको इन्फॉर्म अगर नहीं किया गया था तो, चलिए उससे कंसेंट नहीं लिया गया था तो ये थे रिलेटेड कुछ एरिया। फिर बात आती है ऑफिसर की लायबिलिटी की। भैया अगर किसी ऑफिसर ने जानबूझ के नाम छुपाया उस क्रेडिटर का, जिससे पूछना था उससे नहीं पूछा, जानबूझ के नोइंगली उसके नाम को कंसील किया, या फिर नोइंगली रिप्रेजेंट किया उसका नेचर या अमाउंट। मतलब सपोज किसी का डेट का क्लेम था 1000 रुपए, हमने उसको दिखाया 50 रुपए, बड़े फिगर में ले सकते हैं, किसी का फिगर था 10 लाख रुपए, आपने दिखाया 50,000 रुपए, अमाउंट के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेशन करी है, या फिर उसके नेचर में, मतलब वो सिक्योर्ड नेचर का था, अनसिक्योर्ड नेचर का था, जो भी उसका नेचर था उसके अंदर कोई भी गलती करी और दैट मिस्टेक इज नोइंगली, आपने जानबूझ के किया,
तो उस केस में उन लोगों के ऊपर अगर ये साबित हो गया कि भैया इन लोगों ने जानबूझ के किया है, तो क्या लगेगा? ऑब्वियसली बात है, फिर ये क्या है? जब चीजें आप इंटेंशनली करोगे तो वो क्या बन जाती है? आपकी फ्रॉड बन जाती है। तो वहां पे आपका क्या लग जाएगा? सेक्शन नंबर 447 जो आपका पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है, उन सभी लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है जो मैंने आपको कहा था, सबसेक्शन 4 आपको याद रखना है। सबसेक्शन 4 में किसकी बात की गई थी? पब्लिकेशन की, कि जैसा डायरेक्ट करेगा आपका ट्राइब्यूनल उस अकॉर्डिंग आपको उस ऑर्डर को पब्लिश करना पड़ेगा, इधर न्यूज़पेपर एंड व्हाटएवर जो भी प्रिस्क्राइब किया करेगा, जो भी मैनर को। अगर आपने नहीं किया, आपने उसको अगर कंप्लाई नहीं किया, उसकी बात को नहीं माना, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? इसके ऊपर आपकी लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी लगेगी? पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ फाइन है, जो कि लगेगा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगेगा? कंपनी के ऊपर, जो कि मिनिमम होगा कितना? 5 लाख रुपए, और मैक्सिमम जा सकता है कितना? 25 लाख रुपीस। मतलब मिनिमम 5 to 25 लाख के बीच में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, इन केस जो पब्लिकेशन के ऑर्डर आपको मिले थे, जो डायरेक्शन आपको मिला था, जो मैनर आपको बताया गया था, उसको आपने कंप्लाई नहीं किया तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 66, जो कि 11 सब सेक्शन के ऊपर बेस्ड है। शुरू के 5 सब सेक्शन जो है प्रोसीजरल है, उसके बाद कुछ क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज के ऊपर बातें आ जाती हैं, जो कि बात करता है कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड क्रेडिटर्स के ऊपर। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 66। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं, इसके अंदर कई चीजें जब नॉर्मल हम डिस्कस करते हैं तो लोग इसको सम्मिलित कर देते हैं कि भैया जैसे बायबैक को लेकर क्लैरिफिकेशन आया, ऐसे ही रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी जो आपका सेक्शन नंबर 55 वो भी इसके अंदर नहीं आता। तो ये बात सही है कि वो इसके अंदर नहीं आता, लेकिन इस चीज की क्लैरिफिकेशन सेक्शन नंबर 66 में गिवन नहीं है, सेक्शन नंबर 67 में गिवन है, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको आपस में सेक्शन को इंटरलिंक नहीं कर देना, ऑल्दो कॉन्सेप्ट सेम होते हैं नो डाउट, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सेक्शन का पॉइंट कहीं और डाल दो। अगर रेलेवेंट सेक्शन वाइज आपसे सवाल पूछा गया है तो उसी सेक्शन की बात लिखोगे, अपनी जानकारी आपको नहीं उसके अंदर उड़ेलनी है, बिल्कुल स्पेसिफिक और कंसाइज नेचर का वो होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, कहीं और की बातें आपको नहीं लपेटनी। ओके, चलिए जी, तो इसको रैप अप कर लेते हैं।